हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीबीए, बीएचएम, एमटीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक गद्य कौशल में घर और बाहर पाठ लेने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था और इनके पापा का नाम था गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी था। इनका जो वातावरण था एकदम साहित्यिक था और इनका जो विवाह हुआ था नारायण जी के साथ हुआ था और इन्होंने एमए तक की शिक्षा संस्कृत में एमए तक कंप्लीट किया था और प्रयाग विद्यालय में वो वहीं पे काम भी करती रही। तो इनका जो निधन है 1978 में हुआ है। तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा है। तो चलिए दोस्तों, हम घर और बाहर के पाठ लेने जा रहे हैं। घर और बाहर में जो लेखिका बता रही है कि नारी जो है उनका जो बहुत पहले से कार्य जो क्षेत्र सीमित था, कहाँ तक था, घर ही तक था। उनके क्यों घर तक सीमित था? क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा कोमल था और पुरुष ये समझते थे कि ये जो बाहर की जो परिस्थिति है उससे वो सामना नहीं कर पाएंगी। तो इसके कारण से समाज ने उनको घर पर ही रहने पर मजबूर कर दिया था। तो यहाँ पे बोलते हैं, आगे बताती है कि अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उस कोलाहलमय में अपने देश के सम्मान की रक्षा करने के लिए चाहे तलवार के घाट उतारना हो या उतरना पड़ता था। उस समय भी वो जब हताश जाति विलास में अपने दुख डुबा रही थी, स्त्री के सम्मुख ऐसा विविध वर्गीय क्षितिज रहा जैसा आज है। तो भविष्य में होने की संभावना थी, तो तब उसके सामने एक निश्चित लक्ष्य था जिसकी पूर्ति उसे उस समय के समाज को पूर्ण आत्मबोध दे सकती थी। तो यहाँ पे लेखिका बता रही हैं, चाहे द्रौपदी के समान 5 पति स्वीकार करना हो या सीता के समान मन वचन क्रम से किसको एक ही शरीर से एक ही की उपासना करनी हो, या चाहे राजपूत रमणी हो जो कि चलती चिता में जौहर का व्रत ले लेती हो। तो रीति से युग के या फिर चाहे रीति युग की सौंदर्य मदिरा बनकर जीवित रहना हो, परंतु समय के साथ ही एक लक्ष्य हुआ था जिसका केंद्र बिंदु एक ऐसा ही रहा जिसकी ओर स्त्री को सारी शक्तियों के साथ प्रभावित होना पड़ा। तो यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए स्त्री को अपने चरम सफलता तक पहुँचने के लिए उसे ये जो उसने चरम मतलब अपनी सफलता तक पहुँचने के लिए जो एम डिसाइड किया है वहाँ तक बहुत सारी परेशानी आई हैं। यह परिस्थिति जो है उनके अनुरूप नहीं रही है, तो उनके साथ वो वापस लौट के आना चाहती हैं। तो इसके कारण से वो उसका कलंक का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो उसका मतलब ये जो हमारे समाज में जो रेखाएं बना दी गई हैं उसको अपने लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। तो बट पहले की अपेक्षा आज की नारी जो है बहुत ज़्यादा स्वतंत्र कही जाती है। तो यहाँ पे लेखिका आगे बता रही हैं कि हमारे स्त्री जीवन में चारों ओर क्या है, समस्याएं, जटिलताएं फैली हुई हैं और पहले का जीवन और अभी के जीवन में देखो तो बहुत ज़्यादा अंतर है। समाज और राष्ट्र के विकास की दृष्टि से ये संभव ही नहीं है घर में जो स्त्रियां हैं अन्नपूर्णा बने या ना बने, लेकिन अगर कहीं बाहर की समस्या है या वह अपने प्रेम का स्नेह कुछ बाहर के संसार में देना चाहती है तो उसे इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो दे सके, और अगर स्वतंत्रता है तो उसको उसका मूल्य कितना चुकाना होगा ये भी है। तो जब यहाँ पे कई बार आया है कि स्त्रियों को हमको सुशिक्षित करना है, उनको अच्छी एजुकेशन देना है, तो बहुत सारे लोग आगे आए हैं। कई तो अपने प्रसिद्धि के कारण, ख्याति के कारण इच्छा हुई है, या कई लोगों के साथ ये हुआ है कि वो अपनी सहानुभूति बस वो कर दे। बट ये जो समाज था या सुधार प्रिय लोगों का जो दृष्टिकोण था बहुत सी ज़्यादा संकुचित रहा है। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि जो स्त्रियों में स्वभावतः अधिकार और कर्तव्य को जांचने की इच्छा हो जाएगी, लोगों का मानना है, तो वो घर से बाहर कुछ विशेष अधिकार पाएंगे और उसके अनुसार से कार्य
करने की सुविधाएं चाहेंगी, तो इसमें पर जो पुराने समय से जो परिस्थिति चली आ रही है उसमें ज़रूर कुछ अंतर आएगा। तो यहाँ पे आगे बताती हैं कि जो स्त्री है बहुत ज़्यादा बुद्धि लेकर दूसरे की घर की शोभा बढ़ाती है, तो दूसरे की शोभा से वो संतुष्ट नहीं होती है। वो वर्तमान में जो पुरुष है स्त्री के वास्तविक रूप को ना कभी देखा था और ना कभी उसकी कल्पना कर सका है। उसके विचार से स्त्री का परिचय इतना है कि वो अधिक से अधिक क्या हो सकती है, वो किसी की पत्नी बन सकती है, किसी की माँ बन सकती है और किसी को वो क्या कर सकती, जन्म देकर पालती पोसती है। तो स्त्रियों के उज्जवल भविष्य की कामना हमेशा रहेगी और उसे घर और बाहर में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करना होगा हो सके जिससे वो अपने कर्तव्य को केवल घर या बाहर तक ही सीमित ना रख सके। तो यहाँ पे आगे लेखिका कहती हैं कि जो आधुनिक युग है, घर से बाहर भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे स्त्री जो है स्त्री के सहयोग की अपेक्षा रहती है जितनी कि पुरुष की। मतलब जहाँ पे जितने लोग, जहाँ तक पुरुष जितना साथ देते हैं उतना औरतों की भी क्या रहती है, मदद की आवश्यकता होती है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो। तो यहाँ पे लेखिका बताती है कि सबसे पहले हम किसके बात करते हैं कि विद्यालय की ही बात कर लेते हैं। तो जब अभिभावक लोग होते हैं अपने अपने छोटे छोटे बालकों को ऐसे स्थानों पर भेजने के लिए बाध्य हो जाते हैं जहाँ तो बहुत ज़्यादा कठोर नियम होते हैं या दंड अधिकारी जो दंड देने वाले गुरुजी होते हैं, तो वहाँ पर भी सबसे पहले हम बालक बालिकाओं को ऐसे स्नेहमयी माताओं के साथ छोड़ना पसंद करेंगे, शिक्षिकाओं के साथ देना पड़ेंगे कि वो स्वयं एक माता होगी, जिससे हमारे जो ये बच्चे हैं वो हमारे आने वाले जीवन की भविष्य के नागरिक हैं, तो उनको अच्छे सांचे में ढाल सकेंगे। तो हमारे बालकों के लिए ऐसे कठोर शिक्षक के स्थान पर ऐसी स्त्रियों की ज़रूरत है। उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा जो रहता है, बालक हो या बालिका, अगर बहुत ज़्यादा कठोर नियम और कानून में रहेगा तो उससे क्या होगा, या तो बालक कैसे हमको प्राप्त होंगे, डरे सहमे या उद्दंड होंगे। फिर आगे बताती है लेखिका कि बालक बालिकाओं के समान जो किशोर वयस्क कन्याएं होती है, उन युवतियां होती है, उनके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो गृहिणी के गुण को गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त कर्तव्यों की शिक्षा दे सके। यहाँ पर गृहिणियों को बाहर आकर भी इस क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता ना देंगे तब हमारी शिक्षा में व्याप्त बेस बढ़ता ही जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम गृहिणियों को भी शिक्षा के लिए लगा देते हैं तो शिक्षा हमारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट में बताती हैं कि जिस तरह से शिक्षा हमारे बालक बालिकाओं के लिए या औरतों के लिए ज़रूरी है, तो उसी तरह से चिकित्सा का भी क्षेत्र है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी औरतों का या नारियों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो कि स्त्रियों को हो रहे हैं, बट वो क्या कहते हैं कि वो अपनी शर्म के कारण या लोगों के मतलब अपनी जो उनकी समस्या वो लोगों को बता नहीं पाती। इवन उनकी कितनी सारी संतानें हैं जो कि कुपोषण के कारण काल का ग्रास बनती जा रही। तो इस क्षेत्र में भी हमें जितनी सुयोग्य स्त्रियां होंगी उतना ही हमारा समाज जो है लाभान्वित होगा। तो यहाँ पे जो आगे बता रहे हैं कि साथ ही साथ पुरुष के साथ व्यवसाय बुद्धि प्राय मतलब औरतों में जिस तरह से जेंट्सों में या पुरुषों में व्यापार करने की बुद्धि होती है उतनी औरतों में नहीं होती है, बट वह अधिक से अधिक सहानुभूति के साथ काम कर सकती है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसलिए जो परिचर्या होती है, जो रोगी को देखभाल करने के लिए नर्स औरत ही होती है, उसी को रखी जाती है क्योंकि वो अच्छा काम कर सकती है। आगे यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हमको चिकित्सा के क्षेत्र में स्त्रियों का प्रवेश होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लेखिका आगे बताती है कि चिकित्सा के समान कानून के क्षेत्र में भी स्त्रियों का दखल अंदाजी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों स्त्रियों के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जिन्हें हमारे कानून के बारे में पता नहीं होता है। उनकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा होती है, उनके प्रतिनिधि नहीं होते जो कि स्त्रियों की दशा को
दशा में परिवर्तन कर सके। इवन जो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी होती है, शिक्षित भी होती है, उन्हें भी वो भी अपने मतलब कानून के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे सहस्त्रों संख्या में वकील और बैरिस्टर बने पुरुषों के मुख से भी उनके कार्य में आत्मा का हनन होता है। तो उनका असत्य पोषण सुनकर भी उनके असत्य को इस प्रकार त्यागा जाता है कि सत्य को भी नहीं बचाया सकता। तो इसलिए यहाँ पे भी कानून के क्षेत्र में भी औरतों को ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी ज़्यादा वकील बैरिस्टर महिलाओं की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे समाज में औरतों को न्याय और कानून के बारे में जान सकेंगी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वकील बैरिस्टर महिलाओं की संख्या तो हमारे भारत में बहुत ही कम है, और उनमें भी जो है तो वो भी बहुत ज़्यादा गृह जीवन से परिचित है। तो इन कार्य क्षेत्र के आगे भी बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में समाज सुधारक भी होना चाहिए। अब समाज सुधारक होने का मतलब ये नहीं कि अपना घर परिवार त्याग कर और बाहर आ जाए। तो ऐसे घर परिवार त्याग कर लोग अगर निकलते तो उसे बहुत बौद्ध बिछुड़ी लोग जानते हैं। तो ये उनके साथ अन्याय होगा। इसके साथ ही यहाँ पे ये आपत्ति जताई जाती है, ये बात बताई जाती है कि अगर स्त्री जो है अपना सारा समय घर की देख रेख और संतान पालन के लिए नहीं दे सकेगी तो उसे गृहिणी बनने की इच्छा नहीं क्यों करनी चाहिए। तो इस आपत्ति को हमारे समाज में एक सामयिक स्थिति करके कर सकती है कि स्त्री गृहस्थी के प्रति कर्तव्य मीमांसा करने के पहले यदि हम देख लेते कि आजकल का व्यस्त पुरुष जो है पत्नी और संतान के प्रति कितना ध्यान देता, मतलब आजकल का जो जेंट्स भी है पुरुष भी है वो कितना व्यस्त है, और अपनी जब पत्नी के पास आता है तो कितना वो वक्त देता, चाहे पति डॉक्टर हो, वकील हो या प्रोफेसर हो, वो मतलब अपने डेली काम से जब अवकाश पाता वो अवकाश कितना पाता या अवकाश पाता तो अपने घर में कितना समय देता। अगर रात में पत्नी उसके दिमाग की बात ना जानते हुए कुछ भी कोई बात चर्चा छेड़ देती है तो उसके पति की या तो गुस्सा आ जाती है या तो वो यह बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, जो भी बातें होगी रात को होगी, या गुस्से से उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो यहाँ पे जो लेखिका है आगे बताती है कि परंतु ऐसी गृहिणियों को जब हम सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे तो समाज की इस शंका का है कि इनकी संतान की क्या दशा होगी। उत्तर देना होगा कि स्त्री बाहर भी अपना कार्यक्षेत्र बनाने के लिए स्वतंत्र रहती है और यह स्वतंत्रता उसे निर्वासन का दंड ना दे सके। इस निष्कर्ष तक पहुँचने का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री प्रत्येक दशा में सार्वजनिक कर्तव्य के बंधन से मुक्त ना हो सके। ऐसी कोई माता नहीं है जो कि अपनी संतान को अपने प्राणों से के समान नहीं चाहती है। पुरुष के लिए बालक का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि स्त्री के लिए होता है। इसलिए यह सोचना बिल्कुल गलत होता है कि माता शिशु के सुख की बलि देकर वो घर से बाहर जाकर काम करती है। ये उसके मातृत्व पर, उसकी ममता पर कलंक लगाना होगा। तो आजकल ऐसे बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र हैं जहाँ पे संतानवती स्त्रियाँ जो हैं अच्छा काम करती है, जो कि घर में जिनकी संतानें होकर भी उतना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती है। तो माता को कैसी भी माता हो, कहीं की भी माता हो, वो अपने रोते हुए शिशु को अपने छाती से लगाकर, सीने से लगाकर अपने सारे दुख को भूल जाती है, परंतु ऐसा पुरुष नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे केवल हमारे समाज में माताएं ही नहीं, अन्य देशों की माताएं भी ऐसा ही करती हैं। वो अपने उत्तरदायित्व को संभालने में अच्छी तरह से करती हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमारी जो स्त्रियां हैं मातृत्व को ऐसा भारी नहीं, हमारे देश की स्त्रियां मातृत्व को ऐसा भारी नहीं समझती। आवश्यकता केवल इस बात की है कि पुरुष अगर उनके पंख काट देते हैं, अगर उन्हें पंख ना काट कर सोने के पिंजरे में ना बंद करके उनको अपनी झूठी प्रतिष्ठा की परवाह ना की जाए, तो उन्हें अगर फ्री खोल दिया जाए, उन्हें निर्वासन का दंड ना दिया जाए, तो अगर जो आज हमारे समाज में स्त्रियों की इतनी दयनीय अवस्था है उतनी नहीं होगी। उनको भी अगर पुरुष उनका साथ देता है, अपने वंशक्रम मतलब शुरू से जो आ रहे अधिकार का वो उपयोग ना करके उसे फ्रीडम देता है, तो बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो आज दोस्तों
घर और बाहर पाठ यहीं तक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि घर और बाहर में औरतों को हमको फ्रीडम देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसके अगर औरतों को हम फ्रीडम देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। लेखिका यही बताना चाहती है। तो दोस्तों, आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।